नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत बड़े शिक्षाविद डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर धर्मपाल गुप्त जी हमारे बीच हैं और एक विशेष मुद्दा जो चल रहा है आजकल, इस मुद्दे की प्रासंगिकता भी है, चर्चा का यह केंद्र बना हुआ है। बीएड वर्सेज बीटीसी, मतलब प्राथमिक में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक में या किसी भी प्रदेश के प्राथमिक में या फिर सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसी आती हो, चाहे प्रदेश लेवल पे जो वैकेंसी आती हो, चाहे केबीएस की पीआरटी हो, चाहे एनबीएस की पीआरटी हो या डीएसएसबी की पीआरटी हो या उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान कि अलग अलग प्रदेशों में जो पीआरटी की मतलब प्राथमिक शिक्षा में की जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे या फिर बीटीसी वाले एलिजिबल रहेंगे या फिर दोनों एलिजिबल रहेंगे। इस विषय पर यह आज का यह चर्चा का केंद्र है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कौन योग्य रहेगा, क्योंकि यह मुद्दा सिंगल बेंच में भी था, डबल बेंच में भी था, अब यह मुद्दा कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ पर यह मुद्दा बहुत जल्द इस पर आर्डर भी आने वाला है। पूरी तरह से आर्डर को रिजर्व कर दिया गया है, निर्णय को पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने और बहुत जल्द निर्णय दे सकता है। तो डॉक्टर धर्मपाल गुप्त जी से आज मैंने उपस्थित इनको किया हुआ है, मतलब आज मैंने विशेष आग्रह पर यह आए हैं और आज इनसे ही जानेंगे कि क्या प्रासंगिकता है, यह जो कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रखा है इसमें किस तरह के निर्णय आ सकते हैं और क्या प्राथमिक में बीएड रहना चाहिए या प्राथमिक में बीटीसी रहना चाहिए या फिर दोनों को रहना चाहिए प्राथमिक में। तो आज मिलते हैं। डॉक्टर धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस चैनल पे आए और बहुत सारे लोगों को आज आप अपने विचारों से ओतप्रोत करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस मुद्दे पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। तो प्रवीण जी ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और सामान्यतः ये कुछ वर्षों से ये जो मुद्दा है बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और सामान्यतः मैं बीएड डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, शिक्षा शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सामान्यतः मैंने डीएलएड को भी देखा है, नज़दीक से उनके पाठ्यक्रम को देखा है और उसके साथ साथ मैंने बीएड के भी पाठ्यक्रम को देखा है। तो सामान्यतः जो अभी चर्चा का विषय है कि प्राथमिक में बीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामान्यतः जो बीएड और डीएलएड के जो पाठ्यक्रम है उसमें मूलभूत अंतर है। अगर पाठ्यक्रम और विषयों के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्यतः दोनों अलग अलग हैं और दोनों के बैकग्राउंड अलग अलग हैं, दोनों किस लेवल के लिए बने हैं वो भी अलग अलग हैं उनके पाठ्यक्रम। मगर एनसीईआरटी ने इस मुद्दे को बीएड वालों को सम्मिलित करने के बाद थोड़ा सा इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा राजनैतिक कहिए या सामाजिक कहिए या किसी और मुद्दे से लेकर के ये मुद्दा छिड़ा हुआ और ये प्रक्रिया व्यवस्थापिका से हो करके न्यायालय प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है और लास्ट समय में भी है। डॉक्टर साहब, शिक्षा उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा नियमावली में परिवर्तन भी किया गया है और उसमें बीएड को मतलब कि तत्कालीन सरकार के द्वारा उसमें बीएड को एलिजिबल माना भी गया है और उसी के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती भी आई हुई थी। शिक्षा सेवा नियमावली में बीएड को वरीयता दी गई है, मतलब बीएड को शामिल किया गया है। हाँ, सरकार ने भाई जिस भी मुद्दे को बनाया जाता है तो निश्चित ही उसमें कुछ शिक्षाविद होते हैं और उन्होंने इस तथ्य को देखा समझा होगा, तभी तो इस बीएड को प्राथमिक शिक्षा में रखने का काम किया गया है और सामान्यतः गवर्नमेंट ने किया है और शिक्षाविदों ने और विद्वानों ने इस पर कार्य करने का कार्य किया है। तो निश्चित ही शामिल करना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा में एक आमूल चूक परिवर्तन आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा कि पहले प्राथमिक सेक्टर में वो शिक्षक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बीएड को इसमें सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि बीएड की जनसंख्या सामान्यतः प्रशिक्षण ज़्यादा हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है क्योंकि रोज़गार मिलना चाहिए। हाँ, उसकी एबिलिटी भी गवर्नमेंट ने निर्धारित की है कि अगर जो बीएड हैं जो 6 से 8 तक के लिए कंपल्सरी बने हुए हैं तो उनको एक 6 महीने का कोर्स, ब्रिज कोर्स करा करके उनको प्राथमिक में अवेलेबल कराना चाहिए। तो गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अवेलेबल हो और प्रतिस्पर्धा जो अगर होगी तो उसमें नए और अच्छे प्रशिक्षु आएंगे जो भविष्य के लिए एक दूरगामी परिणाम होगा और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आने का कार्य होगा। बीटीसी के जो प्रशिक्षु हैं वह कोर्ट में गए हैं, तो इस तरह का मतलब कि क्या निर्णय आ सकता है, कोर्ट का क्या रुख रह सकता है, कुछ संभावित कुछ विचार? सामान्यतः कोर्ट ये देखेगा कि जो ढांचागत हमारे यहाँ शिक्षा है उस शिक्षा में बीएड का पक्ष मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सॉलिड है क्योंकि इससे पहले भी
जो 68,000 वैकेंसी हुई है सामान्यतः उसमें प्राथमिक वाले थे, तमाम तरीके की विसंगतियां आई। 69,000 के प्रशिक्षुओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जो खालीपन था एक उत्तर प्रदेश की शिक्षा में उसको भी भरने का काम किया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर पहल करना चाहिए और बीएड वालों को भी सामान्यतः उसमें मौका देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टैलेंट, परख, क्षमता और एबिलिटी की योग्यता है। अगर आपके पास भी एबिलिटी, योग्यता है, अमूमन देखा जाए तो थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से मार्क्स भी बीटीसी के अमूमन एकेडमिक ज़्यादा होते हैं, तो बीटीसी वालों को सामान्यतः इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनको मूलभूत रूप से पीछे से ही इतना एकेडमिक रहता है, तो उनके पास तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं स्पर्धा होनी चाहिए और स्पर्धा से ही नए सृजनात्मक तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं और वो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल है और बीएड को सम्मिलित करना चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे करनी है, जैसे 68,500 में इसके पीछे 69,000 से पहले जो वैकेंसी आई हुई थी, 68,500 वाला में जो बीएड वालों को एलिजिबल नहीं, मतलब बीएड वाले को इनबिल्ट नहीं किया गया था उसमें, नहीं। तो उसका परिणाम बहुत ही मतलब कि सीटें फिल नहीं हो पाई थी। सामान्यतः ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों की पहल की और गवर्नमेंट के पास, न्यायपालिका के पास भी ये तथ्य निश्चित रूप से पहुँचे होंगे कि 68,500 की जो वैकेंसी थी ओनली बीटीसी वालों को उसमें शामिल किया गया और बहुत से ज़्यादा विसंगतियाँ आई, जिसमें हालांकि परीक्षा पद्धति उसमें ऑब्जेक्टिव न होकर के निबंधात्मक था, तो थोड़ा सा उसमें लोगों को अपने तरीके से चीज़ों को गलत करने का अवसर मिला और कहीं ना कहीं मुझे सीट भी अवेलेबल पूरी नहीं भर पाई। तो बार बार गवर्नमेंट को, अगर इतने प्रशिक्षु हैं और वो अपनी एबिलिटी और योग्यता का परख कर सकते हैं, तो सामान्यतः 69,000 में गवर्नमेंट एक अच्छी पहल थी गवर्नमेंट की तरफ से और न्यायपालिका भी सामान्यतः इस चीज़ पर पहल करने का काम करेगा और निश्चित ही मुझे लग रहा है कि 90% बीएड का भी पक्ष वहाँ पर सॉलिड हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात कही जाती है बीटीसी के प्रशिक्षुओं के द्वारा या जो लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं बीटीसी को प्राथमिक में एलिजिबल कराने के लिए, उन लोग के द्वारा अक्सर यह बातें कही जाती है कि बीटीसी के जो लोग हैं वो टीजीटी में नहीं जा पाते हैं, बीटीसी में नहीं जा पाते हैं, तो जो प्राइमरी है वह बीटीसी का घर है, मतलब वह बीटीसी प्राइमरी के लिए ही बने हैं, उनको तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक या 8 से लेकर 12 तक अवसर नहीं मिलता है, जबकि बीएड के पास टीजीटी और पीजीटी का अवसर है, उसके बावजूद भी उन्हें प्राथमिक में मौका क्यों दिया जा रहा है बीटीसी के समकक्ष? देखिए, बीटीसी का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम इतना सॉलिड नहीं है। मैंने बीटीसी को भी लगभग 6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बीटीसी, और उसके बाद 2 वर्षों का मेरा बीएड का भी एक्सपीरियंस रहा। 2 यूनिवर्सिटियों में, मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस में भी पढ़ा चुका हूँ। उनके पाठ्यक्रम को भी मैंने अच्छी तरीके से देखा है। बीटीसी को भाई गवर्नमेंट नहीं कि इसमें दे देंगे, इसमें दे देंगे, उसकी परख पाठ्यक्रम के अनुसार देखते हैं कि कितनी एबिलिटी तक ये पाठ्यक्रम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वरीयता को निर्धारित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट में इसमें कहीं शिक्षा में कहीं ना कहीं दोषारोपण नहीं होना चाहिए कि प्राथमिक बीएड है तो फिर बीटीसी को भी देना चाहिए। बीटीसी को देना चाहिए अगर उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था, जैसे ब्रिज कोर्स बनाया है बीएड के लिए, तो वैसे अगर उनको टीजीटी पीजीटी में डालना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए पाठ्यक्रम या कोई ऐसी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए गवर्नमेंट के द्वारा 6 महीने या 1 साल का, जिससे वो आगे के क्षेत्रों में वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपनी जो एबिलिटी है, क्षमता का, वहाँ भी प्रदर्शन कर सके। तो सामान्यतः उनको भी अवसर मिलना चाहिए। एक तरह से बीएड का लो वर्जन है बीटीसी। हाँ, अगर पाठ्यक्रम के हिसाब से देखा जाए, जैसे कुछ पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों को अवेलेबल करना है, बराबर करना है, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में चेंजेस करने की आवश्यकता है। और नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति में इसमें काम भी किया गया है कि सामान्यतः किस तरीके के पाठ्यक्रम को बनाया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, एक अच्छे प्रशिक्षित प्रशिक्षु निकले जो भविष्य के लिए एक दूरगामी भविष्य को संभालने का कार्य करें, क्योंकि छात्रों के भविष्य से ही कहीं ना कहीं शिक्षकों का भविष्य और समाज का भविष्य लगा हुआ है। तो पाठ्यक्रम में चेंज करके ही कहीं ना कहीं उनको आगे के क्षेत्रों में अवेलेबल कराना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कहनी है कि एकेडमिक को लेकर क्या रुख हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक की वजह से मैं यह बात आप लोगों को स्पष्ट कराना चाहूँगा। 69,000 जो वैकेंसी थी पिछली, उसमें बीएड और बीटीसी और शिक्षा मित्र सब लोग उसमें एलिजिबल थे, सब लोगों को उसमें घुसाया गया था, लेकिन ज़्यादातर सीटों में कम से कम 8 से 10,000 अनुमानतः संभावित 8 से 10,000 ही बीएड उसमें मतलब एंट्री कर पाए। 69,000 में 8 से 10,000 बीएड ही एंट्री कर पाए, बल्कि बाकी सीटें जितने बीटीसी के जितने बंधु 90-97 के कटाव को पार किए वह पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, क्योंकि उनके पास भारी एकेडमिक थी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बात करनी है कि आगे अगर कोई वैकेंसी आती है तो एकेडमिक को लेकर गवर्नमेंट का क्या रुख हो सकता है?
देखिए, बहुत से ऐसी गवर्नमेंट आई जिन्होंने अपने तरीके के रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाने का काम किया। जैसे इससे पहले सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें इस चीज़ की पहल की गई कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही वहाँ लोगों की नियुक्तियाँ की जाए, और सामान्यतः ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो एज का लिमिटेशन है उसमें एज को देखा जाता है कि इतने से इतने एज वाले भर सकते हैं। तो बहुत से पीछे जो शिक्षा नीतियाँ थी या पीछे के लोग जो शिक्षा को अर्जित किए उनका एकेडमिक थोड़ा सा कम है, और वो स्पर्धा में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। वो अपना टैलेंट तो देना चाहते हैं, मगर उनकी भी एक तय होती है वो कहाँ तक जाएं, नेचुरलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। तो सामान्यतः एकेडमिक को होना चाहिए, मगर मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम के हालात को देखते हुए शिक्षा का इतना प्रादुर्भाव हो चुका है, व्यापक हो चुका है, एकेडमिक को ख़त्म करना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रतिस्पर्धा से ही नए शिक्षकों का चुनाव करना चाहिए, जिससे एक सृजनात्मक तरीके के शिक्षक आ जाएंगे, जिसमें ऐसे लोगों, ऐसे छात्रों को कठिनाई नहीं होगी जो एकेडमिक में पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सेंट्रल की आमतौर पर जो स्टेट होता है वो सेंट्रल को फॉलो करता है। केंद्रीय विद्यालयों में पीआरटी में किसी प्रकार की कोई एकेडमिक नहीं जोड़ी जाती है, नवोदय विद्यालय में भी एकेडमिक नहीं जोड़ी जाती है। डीएसएसबी में दिल्ली गवर्नमेंट, जो आमतौर दिल्ली गवर्नमेंट में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही अच्छा सुधार कर रहा है, वहाँ पर भी एकेडमिक नहीं जोड़ी जाती है। और यहाँ तक कि अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट खुद प्राइमरी में एकेडमिक नहीं जोड़ता है, और अपर प्राइमरी में 10%, केवल 10% ही एकेडमिक जोड़ता है, 90% रिटेन लेता है। ठीक है, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्योंकि बाकी राज्य तो ऐसा कर रहे हैं, एकेडमिक एक तरह से सिरे से इनडायरेक्टली हटा ही रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ स्पर्धा काफ़ी ज़्यादा, सभी जगह योग्यता भी अलग अलग है। जैसे आप बीएसटी करते हैं या आप राजस्थान में जो प्राथमिक लेवल के कोर्स को करते हैं उनकी एबिलिटी 12th है, अर्थात 12 पास होकर के आप बीटीसी या प्राथमिक की शिक्षक बन सकते हैं। मगर यहाँ इतना खुद ही समय निकल जाता है छात्रों का, ग्रेजुएशन करिए, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करिए, बीएड के बाद आप टेट करिए, टेट के बाद आप सुपर टेट करिए। तो इतने चैलेंज होने के बाद भी अगर एकेडमिक है तो ना समझ के अकॉर्डिंग है, उसमें सामान्यतः गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अगर इस चीज़ की पहल की और शिक्षा संवर्धित सूची में है तो केंद्र सरकार को इसमें थोड़ा सा अपने रवैये को सख्त बनाना चाहिए, कुछ दिशा निर्देश उसमें फॉलो कराना चाहिए कि स्टेट ये फॉलो ज़रूर करे। एकेडमिक को सामान्यतः कुछ परसेंटेज तो रख सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया कुछ वर्गों के लिए रख सकते हैं, मगर सबके लिए सामान्यतः है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो लगता है कि इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला गया, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत आभार और डॉक्टर धर्मपाल जी को। मिलते हैं कभी और किसी अन्य मुद्दे पर, इनसे चर्चा करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।